एवरीवन, वेलकम टू अपना लक्ष्य। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी कहानी। और इससे पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे कि कई कहानियां मैंने पढ़ा रखा है। आप उससे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं और सिलेबस का एक्सप्लेनेशन बुक लिस्ट के साथ अच्छे से किया गया है। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज की टॉपिक है पिता कहानी। पिता कहानी ज्ञान रंजन द्वारा रचित है, लिखी गई कहानी है। तो आज हमारा पिता कहानी, चलिए हम पढ़ते हैं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आप नोट कर सकते हैं। पिता कहानी। पिता कहानी फेंस के इधर उधर फेंस के इधर उधर कहानी संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन वर्ष 1968 है और इसमें 12 कहानियां संकलित है। इसमें 12 कहानियां संकलित है। पहला कहानी दिवा स्वप्नी। दिवा स्वप्नी। दूसरा खलनायिका और बारूद के फूल। खल नायिका और बारूद के फूल। तीसरी कहानी है आत्महत्या। आत्महत्या। चौथी कहानी है सीमाएं। सीमाएं। ठीक। पांचवी कहानी है फेंस के इधर उधर। फेंस के इधर उधर। फेंस के इधर उधर। छठी कहानी है शेष शेष होते हुए। शेष होते हुए। सातवीं कहानी है एक नमूना सार्थक दिन। एक नमूना एक नमूना सार्थक एक नमूना सार्थक दिन। आठवीं कहानी है दिलचस्पी। दिलचस्पी। ठीक है। नई कहानी है छलांग। छलांग। 10वीं कहानी है संबंध। संबंध। 11वीं कहानी है पिता। और 12वीं कहानी है कलह। पिता कहानी फेंस के इधर उधर कहानी संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन वर्ष 1968 है और इसमें 12 कहानियां संकलित है। 12 कहानियों में एक दिवा स्वप्नी, 2 खलनायिका और बारूद के फूल, 3 आत्महत्या, 4 सीमाएं, 5 फेंस के इधर उधर, 6 शेष होते हुए, 7 एक नमूना सार्थक दिन, 8 दिलचस्पी, 9 छलांग, 10 संबंध, 11 पिता और 12 कलह।
तो आप इसे इंपॉर्टेंट बिंदु आइए इन सब पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। और चलिए हम इनके पात्र भी देख लेते हैं इसी में। पिता कहानी में पात्र 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 में एक है पिता, दूसरे सुधीर जो बेटा है, और तीसरा है देवा, सुधीर की पत्नी। आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। ठीक है। बाकी रहने देते हैं। कहानी पिता ज्ञान रंजन। उसने अपने बिस्तरे का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए? और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगा जो चारों तरफ भरी है, और काफी रात गए, सो ऐसा होना उचित नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी जो पहली लाइन, पहली पंक्ति होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इसे नोट कर सकते हैं, या फिर अपने जहां भी कहानी से आप जहां से पढ़ रहे हो वहां हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि इससे पेपर में प्रश्न बनता है और ये पूछा ही जाता है। अभी घनश्याम नगर के, आप ये याद रखिएगा ये स्थान का नाम। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तब लोग एक पहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों के 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यूं उनके घर में सभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते हैं। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सबने उनसे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसे जाड़ों में प्राय लगता है, बल्कि यूं लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जम्हाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी और वह पुराना होने के वजह से चिढ़ाती सी आवाज कर रहा है। उसको लगा दूसरे कमरों में भी लोग शायद उनकी ही तरह जम्हाइयां ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों में पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत ध्वनि मासूम सी ध्वनि भी 1 डेढ़ मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफी तेज होकर आ सकती हो। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डकार उस बिल्ली का रोना चुप कराया डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गज पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था, और हट हट चिल्लाए। जब वह घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा, और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता के अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या भोगे कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकता
वह खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों से यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद से पार्टी पार्टी पर बैठ पंखा झेलने लगे। पंखे की डंडी पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजलाते हैं जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं। रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद से शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। उनका यह वाक्य, जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं। एक या दो बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हो करते हुए करते हैं, ताकि कोई सेंध वेंध ना लग सके। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगलियों से माथे का पसीना काट कर जमीन पर चुआने लगते हैं। बड़ा गजब है, कमरे की एक दीवार से टिक कर बैठ जाने पर वह काफी तनाव से सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखा के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेंडेस्टल खरीदा इम्पोर्टेंट पेनिस्टल खरीदा गया है, वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा। पैसे खर्च हो रहे हैं पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब ना। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगा। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने 3 आने और 3 आने से तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे-घंटे खड़े रहेंगे। धीरे-धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं, कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की चलेगी नहीं। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में हाथ मुंह धोते नहीं देखा। बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसल खाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत सावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की लंगोटी की तरह बांधकर तेल चपेड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू से दादा भाई ने सोचा पिता उनके द्वारा सावर लगवाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफी निराश हो गए। एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल, पिता कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भौं सिकोड़कर। उनके बेस्वाद होने की बात पर शुरू से जोर दे देते हुए अपनी अमावट, गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीजों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कहाँ का कुल्लू का सेब मंगवाते हैं। कुल्लू का सेब इम्पोर्टेंट, कहाँ से सेब मंगवाते हैं? कुल्लू से सेब मंगवाते हैं। और दिल्ली से एपोरिया एपोरियम दिल्ली से एपोरियम इम्पोर्टेंट से बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनने का उत्साह रखते थे। अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं।
लद लद बाहर आम के 2 सिकोरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज आई। वह जानता है, पिता आवाज से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते-टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में 1-2 आम उनके चुक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते, जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात का संदेह होता रहेगा। दीवार से काफी देर एक ही तरह टिके रहने से उनकी पीठ दुखने लगी थी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में से रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उन्होंने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। उसे यहाँ बहुत खीज हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है। 4 भले लोग आया जाया करते हैं। आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनना चाहिए और चौकीदारों की तरह रात के पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। लेकिन पिता के आड़ में कभी कोई झोला नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ की दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं। टेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा सभा सभा सोसाइटी में चले जाएंगे। घर भर को बुरा लगता है। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, काफी हाउस में बैठिए। झूठी वेनिटी झूठी वेनिटी के लिए बेयर को टिप दीजिए। रहमान के यहाँ 1.5 रुपया वाला बाल कटवाएं, मुझे क्यों घसीटते हैं? लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफी करारी और हिंसात्मक बात कह देते हैं। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से बाहर एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन और फिर तीसरा। चुपचाप सब खीजे हारे खिसकते रहेंगे। अंदर फिर माँ जाएगी और पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे। झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। होता हमेशा यही है। सब मन में तय करते हैं, आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं कि पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सके, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखी किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की संपत्ति के कारण असंप्रतिक असहमति के कारण व्याकुल और आधे हैं ही। पिता अद्भुत और विचित्र हैं। वह सोचते हुए उठा। कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकेगी, यह ख्याल उसे घबराने वाला लगा। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोग को कुचलकर बड़ी मुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने से तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफी गुड़कने फुड़कने से राजी हो गए और उसे खुलदाबाद के लिए किसी लपटू दर्जी के यहाँ सिलवाने चल दिए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवा दूं। वह ठीक सिलेगा, मेरा परिचित भी है। इस बात पर पिता ने काफी हिकारत उगली। वह चिढ़ उठे, मैं सबको जानता हूँ। वही कम्युनिस्पल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना
लेबल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हॉल एडरसन के सिले कोट पहने हैं। किसके किले? हॉल एडरसन के। कहाँ? कलकत्ता के। और ये मार्केट। अपने जमाने में जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे, ये फैशन वैशन जिनके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पांव की धूली है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। ऐसा वह अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते हैं। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया। जहां चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या? वह धीमे धीमे बुदबुदाया। ए पिता, बाहर अकबका कर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था, उसकी आवाज जैसे तब सुनाई पड़ी हो। वही खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा पीठ के पसीने में बनियाइन चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी। मन उनका मथा जाता था। बीवी बड़ी आराम से सो रही है। उसे कुछ पता नहीं। शायद पिता की खाट खाली थी। वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिए में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वह केवल दो ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यंत्रवत, नियमवत, रामायण और गीता। पिता लंबे समय से क्या पढ़ते आ रहे हैं? रामायण और गीता। लंबे 35 वर्ष। कितने वर्ष? 35 वर्ष। इंपॉर्टेंट है। लंबे वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो उन्होंने, उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता। यह देख सोच कर कि कोई व्यक्ति केवल दो पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है, और कैसे काट लेता है। कितने वर्ष? 35 वर्ष। इंपॉर्टेंट है। तभी उनका बच्चा कुनमुनाकर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की खोली और अपने बिस्तर पर झूठ-मूठ सो गया। ऐसा ना हो कि देवा उनकी पत्नी, देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्ध अवस्था में देख बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हलकान करना शुरू कर दे। देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे अपने ही से बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चप चप आवाज आती ही रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे, अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसे देवा के कुल्हे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से उब होने लगी और मन ही लांछित करने लगा। बाहर पिता सो या जाग रहे हैं, जैसे भी हो, वह बड़े जबरदस्त हैं। इस समय बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्से में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए होंगे। वह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो नहीं शुरू कर दिया? उसे पिता के बुढ़ापेपन का ख्याल आने पर सिरहान हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं। उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ जीवित रहना चाहिए। भरसक पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसे मस्तिष्क से एक भिचाव आ गया। विषाद सर्वोपरि था। उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध न होता पिता और पुत्र के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे अभी बहुत कमजोर हो जाता है, और
उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ हुआ है, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, वज्र ब्रज अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं, उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता था, उसने सामने जिंदगी पड़ी है, उनके सामने जिंदगी पड़ी है और वह पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। सबको लगा पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं। यूं क्या उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं। लगता है दीवारों पर भी पसीना चुहचुहा आया है। खुद को छुरा भोंक देने को या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीबी के साथ पार्थिव पार्थिव हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। ईश्वर का बुदबुदाना चाहा लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के-हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोच कर वह रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता है। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए दसे वर्ष तक 50 रुपये महीना भेजता रहा था। 10 वर्ष तक 50 रुपये महीना भेजता रहा था। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आ गया। पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपयों वाली एक पासबुक थमा दी। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक काफी रुपए मिल गए। लेकिन इस बात से उसे दुख और परायाजय का भान भी हुआ। उसने अपने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया, वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था, कप्तान भाई ज्यादा सोचते नहीं। खिलाड़ी तबीयत है, यान की तरह चुटकी में धोती छोड़ देते हैं। कितने मस्त है कप्तान भाई। उनका एक भाई है जो कप्तान है। उसे लगा कि एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरफ खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत सिद्धि और दयनीय होते जा रहे हैं। यह घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहे। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। ना लोकोसेड से उठती ईंधनों की संटिंग ध्वनि, ना कंक्रीट की ग्रेन ट्रक से होकर आती धूमनगंज और इक्के दुक्के लौटते इक्को के घोड़े की टापे, न झगड़ते कुत्तों की भौं भाग। बस बस कहीं उल्लू एक गति, एक वजन और विभत्सता से बोल रहा है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया। उसकी उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज अकस्मात उठ जाएगी, घड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचने के सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। शायद पिता औंध गए हैं। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते समय सूखी अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त की खांस खांस कर कुत्ते बिल्लियों को हड़काना, कुछ कुछ सुन नहीं पड़ रहा है। इस विचार से पिता सो गए होंगे। उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा।
शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार के पस्त हो जाने की वजह से वह नींद से चित्त हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एकाएक अचक कर उठ बैठा। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे को घूरा। घूरता हुआ यह कि उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी थी और अजीब सी सरमराहट हुई। शायद पसीने से भीगे टांग पत्नी के बदन से छू गई थी। मुंह में बुरा सा स्वाद भर आया था। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है। उठकर उसने दो तीन कुल्ले किए और ढेर सारा ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अधनींद में ही करता रहा। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान के लिए खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफुर हो गई। पिता सो नहीं गए हैं अथवा कुछ सोचकर पुनः जगे हुए हैं। पता नहीं अभी अभी ही उन्होंने हे राम तू ही सहारा है कहकर जम्हाई ली है। ऐसा उन्होंने कई दबकर नहीं किया। रात के लिहाज से काफी शोर उठाते कहा। शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर में सभी लोग निश्चित रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तरा गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर कर लिया है और वहीं प्याले में पानी लेकर अपनी खटिया की बांध तक तर कर रहे हैं। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बांध तर हुआ है। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाजदार जम्हाई के साथ लिपटे हुए बिस्तरे का सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। तड़का होने में पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिराकर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी से झूलने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी है। सुबह जो दूर है कि भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे कांव कांव करते उठे। वह खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया। अंदर हवा वैसे ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तब्ध हैं। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। तो ये कहानी इसमें अधिकतर देखेंगे एक बेटा जो सारी सुविधाएं एक पिता को देना चाहते हैं, पर पिता है कि किसी प्रकार की सुविधा लेने से इनकार करते हैं और कोई भी उन्हें यह कहे कि आप यहाँ जाए वहां जाए आ जाए, अगर बच्चे भी कहें तो उन्हें झटकार देते हैं और इससे वह अपने आप को विजयी समझते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि वह 2 ही किताब पढ़े हैं पूरे जीवन भर और 35 वर्ष लंबा अरसा वह काट चुके हैं, रामायण और गीता। और फिर से हम बता देते हैं कि पिता कहानी फ्रेंड्स के इधर उधर कहानी संग्रह में संकलित है और 1968 में इसका प्रकाशन वर्ष है और इसमें 12 कहानियां संकलित है जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए यहीं पे वीडियो को हम एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।